What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 3 of GNG 3.0. अकाउंटेंसी का वीडियो गाइज अभी मैंने देखा 2 बज रहे हैं बट अपलोड नहीं हो पाया है, मतलब अपलोड हो गया है बट YouTube की तरफ से ना प्रोसेसिंग का कुछ एरर आ रहा है, वीडियो प्रोसेस ही होती रहती है। तो मैंने इसको री अपलोडिंग पे लगाया है, शायद आज 2:30 बजे तक आया होगा आपके पास अकाउंट्स का वीडियो, बट आना तो है ही। तो चलिए अब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज शुरू करते हैं। और बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, उसको करेंगे खत्म। जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, इसको आज खत्म करेंगे, टेलर बाबा की बात करेंगे और चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों। आज हम टेलर के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम टेलर की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना, तो टेलर है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर को बहुत ज्यादा भरोसा था भाई साइंस पे, तो वो बोलते हैं हर चीज साइंस के हिसाब से होनी चाहिए। अब साइंस के हिसाब से होनी चाहिए मतलब हर चीज को साइंटिफिकली ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो। कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड मत लगाओ कि ठीक है करके देखता हूं, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। कोशिश करो, एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्वेशन करो, फिर बेस्ट चीज निकाल के देखो और अकॉर्डिंगली फिर वो चीज प्रैक्टिस करो। ये टेलर का मानना था। टेलर का मानना था हर काम को करने का ना एक बेस्ट मेथड होता है और वो बेस्ट मेथड आप प्रैक्टिस से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से ढूंढ सकते हो। एक बार ढूंढ लो फिर उसको अप्लाई करो। देखो क्या बोल रहा है यहां पे, टेलर द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रेवोल्यूशनराइज्ड मैनेजमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स का मतलब उसने लॉजिक पे, ऑब्जर्वेशन पे, एनालिसिस पे बात करी टू द इंडस्ट्रियल वर्क्स, फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, नॉट जस्ट वर्कर आउटपुट। यानी सिर्फ यही नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एफिशिएंसी भी बढ़े यानी कम से कम कॉस्ट में हो, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े यानी कम समय में ज्यादा काम हो पाए। तो ये टेलर का बच्चों मेन फोकस था। अब टेलर ने बाबू कितने प्रिंसिपल्स दिए? 4। फियोल के प्रिंसिपल्स थे 14, टेलर के हैं सिर्फ 4। सर कौन कौन से 4 है? सबसे पहला बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। भाई रूल ऑफ थंब मत लगाओ। रूल ऑफ थंब का मतलब कि जो चलता आ रहा है उसे छोड़ो, हो सकता है उससे भी बेहतर चीज हो पाए, उसे साइंटिफिकली ढूंढने की कोशिश करो। जो तुमने सीखा है जरूरी नहीं है कि वही बेस्ट है, तुम कुछ और नया करके देखो, क्या पता वो बेस्ट हो। तो टेलर ने बोला the use of science for each and every element of the management। मैनेजमेंट में प्रॉपर साइंस एग्जीक्यूट कर दो। there is only one best method to maximize efficiency। टेलर ने बोला कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड हो सकता है and this method could be developed by study and analysis। आप उसको स्टडी से, एनालिसिस से डेवलप कर सकते हो, नॉट बाय रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जो चलता चलाया आ रहा है, जो तुम मान के चल रहे हो कि एक डेस्टिनेशन पे जाने का यही रास्ता है, भाई कुछ और रास्ता भी हो सकता है, देखो क्या पता और बेहतर रास्ता मिल जाए। तो जो तुम्हें सीखा सिखाया है, जो चला आ रहा है, सिर्फ उसी को फॉलो मत करते चलो, नया भी ट्राई करो, राइट। मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशंस। यानी कि जो तुम्हें इंट्यूशन है ना कि तुम्हें लगता है कि सही है, उस हिसाब से डिसीजन नहीं लेना, या तुम्हारी जो विल है उस हिसाब से डिसीजन नहीं लेना, या तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन लो साइंटिफिकली। साइंटिफिकली मतलब एक्सपेरिमेंट करो, ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो, कुछ नया करके देखो। दिस इज साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। हर चीज में साइंस लगेगी, रूल ऑफ थंब नहीं लगेगा, ठीक है। सॉर्टेड सर, सॉर्टेड। इसके बाद आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सर व्हाट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड? हार्मनी का मतलब होता है बच्चा पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है नेगेटिव थॉट प्रोसेस। लड़ाई झगड़ा हर टाइम बस यही सोचता रहता है इंसान को, अगर वो डिस्कॉर्ड काइंड का इंसान है। हार्मनी है तो वो खुशहाली चाहता है, हंसी मजाक चाहता है, गुड कोऑपरेशन चाहता है, अच्छी चीजें चाहता है, वो हार्मनी है। तो टेलर ने बोला अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो देयर शुड बी हार्मनी, पीस होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा, ना कि जेलेसी। तो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट शुड शेयर। जो मैनेजमेंट है, देखो 2 ग्रुप्स है ना, एक मैनेजमेंट है, एक वर्कर है।
मैनेजमेंट को शेयर करना चाहिए। क्या शेयर करे? द गेन। गेन यानी कंपनी को अगर कुछ बहुत अच्छा फायदा हो रहा है तो भाई वर्कर्स का भी कंट्रीब्यूशन है ना, तो उनके साथ वो गेन्स को शेयर करो। ये मैं सारे की पॉइंटर्स लिख रहा हूं जो तुम्हारी केस स्टडीज में आएंगे। केस स्टडी में ऐसा आता है कि एक कंपनी का थॉट प्रोसेस है कि वो अपने वर्कर्स के साथ जितने भी गेन्स हैं वो शेयर करते हैं। बताओ कौन सा प्रिंसिपल? तो हम बोलेंगे भाई टेलर का प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स। अब क्या सिर्फ मैनेजमेंट ही करता रहे? वर्कर्स को नहीं सोचना चाहिए कंपनी के बारे में, वर्कर्स भी सोचे। वर्कर्स क्या करें? दे शुड वर्क हार्ड। वर्कर्स समय के साथ बदलें। दे शुड एक्सेप्ट द चेंज फॉर गुड ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट शुड बी सेम। भाई वर्कर्स का भला और मैनेजमेंट का भला एक साथ ही तो चलता है ना, है ना। प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। सिर्फ एम्प्लॉयर ही खुश नहीं रह सकता लॉन्ग टर्म तक अगर वो इसके एम्प्लॉइज खुश नहीं है, तो दोनों साथ में ही चलेंगे तो खुश रहेंगे। आगे बोल रहा है मेंटल रेवोल्यूशन शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। आप अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव लेके आओ, आप एक दूसरे की टुवर्ड्स पॉजिटिविटी लेके आओ, ठीक है। उसके साथ साथ यूनिफिकेशन यानी एकता, हार्मनी यानी एक साथ मिलजुल के चलना, इंटीग्रेशन एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को एक साथ इन्वॉल्व करना बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन एंड एस्पिरिट डी कॉर्प्स। बिल्कुल रेम्यूनरेशन और एस्पिरिट डी कॉर्प्स से मिलता जुलता प्रिंसिपल है ये। एस्पिरिट डी कॉर्प्स भी यही बोलता था टीम स्पिरिट होनी चाहिए, उसके साथ साथ रेम्यूनरेशन भी यही बोलता था कि अच्छी रेम्यूनरेशन दोगे तो वर्कर्स भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, है ना। ये है दूसरा प्रिंसिपल जो कि है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके बाद तीसरा आ रहा है बच्चों कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन, सबको साथ लेके चलो, कोऑपरेट करके चलो, सिर्फ इंडिविजुअली अपने बारे में मत सोचो। ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही नेक्स्ट वर्जन है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को ही एक्सटेंड करा गया तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म आया कि भाई एक दूसरे को कोऑपरेट करो, सिर्फ अपने अपने बारे में मत सोचो। देखो क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये बच्चों हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। तो ये एक नंबर में आ जाता है कि बताओ जरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन कौन सा है, तो हम बोलेंगे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या बोलता है? देखो एक दूसरे को कोऑपरेट करो। कैसे कोऑपरेट करो? अच्छे सजेशंस को वेलकम करो, अच्छे एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करो। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड फॉर ट्रेड यूनियंस। ओपन कम्युनिकेशन रखो भाई, एम्प्लॉई को जब भी बात करनी है तो वो बात कर पाए। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखो ना यार, काम में कोऑपरेशन रखो। सर दोनों में फर्क क्या है? बेटा वो सिर्फ थॉट प्रोसेस की बात करता था, गेन्स को शेयर करने की बात करता, ये बोलता है काम एक साथ मिलके करो, है ना। आगे बोल रहा है द पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फॉलोड। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सबको अधिकार मिलने चाहिए और सबको मिलजुल के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैनेजमेंट में अगर टाइम है उनके पास तो एम्प्लॉइज को सपोर्ट करो, एम्प्लॉइज के पास अगर मौका है, कुछ नई चीज है तो मैनेजमेंट तक पहुंचाओ। तो ऐसा होना चाहिए। और सेकेंडली अगर आपके वर्कर्स नाराज हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक इस तरीके का रिस्पॉन्स देंगे जैसे और ज्यादा काम करने लगेंगे। जैसे जापान में ऐसा होता था कि अगर वर्कर्स नाराज होते थे ना तो वो ओवर टाइम करने लगते थे, तो मैनेजमेंट का भी नुकसान नहीं है और उनके टवर्ड्स उनको एक सिंपैथी भी क्रिएट होता था कि यार वर्कर्स तो हमारे ही है ना, तो इनकी बातें माननी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें, यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है, वर्कर नाराज होगा तो मैं कल से नहीं आऊंगा वहां ऐसा नहीं होता, वो समझते हैं अपनी काम की वैल्यू को समझते हैं, राइट। आगे देखो बोल रहा है इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, काम बराबर बराबर बांटो, जिम्मेदारी भी बराबर बराबर बांटो। ये नहीं है कि वर्कर्स को तुमने बहुत काम दिया हुआ है, मैनेजमेंट खाली है कुछ कर ही नहीं रही। तो मैनेजमेंट को, वर्कर्स को, दोनों को काम बराबर बराबर बांटना है और अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना है। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद द वर्कर्स, यानी शेयरिंग ऑफ वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंटर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में, राइट। मैंने सारे की पॉइंटर्स लिखे हैं बच्चों जो केस स्टडीज में आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझ के चल लो, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, ये एक्सटेंशन है, सजेशंस को वेलकम करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं एम्प्लॉइज को, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो मैनेजमेंट का स्टाइल है वो पैटर्नलिस्टिक होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ साथ मिलकर काम करना है और बांट के चलना है काम को, ठीक है, परफेक्ट। तो ये था बच्चों तीसरा प्रिंसिपल टेलर का, जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? सबसे पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड,
कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है। उसके बाद अगला आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए। और कहां तक? जहां तक उसका पोटेंशियल है, वो अपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेवल तक जाना चाहिए। अब ये कैसा होगा? जब वर्कर्स की ट्रेनिंग सही से होगी, जब वर्कर्स को अच्छे से निखारा जाएगा कि भाई ठीक है, तू कोयले में से हीरा निकल के आएगा, तेरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको उसकी मिस्टेक समझाई जाएगी, उसको बताया जाएगा कैसे वो बेटर हो सकता है, उसके करियर के डेवलपमेंट पे बात करी जाएगी। तो देखो क्या बोल रहा है, वर्कर्स ट्रेनिंग इज इसेंशियल। वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी वर्कर्स का आप सिलेक्शन कर रहे हो वो बहुत साइंटिफिकली सेलेक्ट होने चाहिए, यानी जो वो जॉब डिजर्व करते हैं उनको ही जॉब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान किसी और चीज के लिए बना है और आपने जबरदस्ती उसको इस जॉब में घुसा दिया, वो नहीं चलेगा। तो पहली चीज ट्रेनिंग इसेंशियल है, दूसरी चीज साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए, तीसरी चीज जो काम मिलना चाहिए वो उसकी कैपेबिलिटीज के अनुसार होना चाहिए, स्किल नॉलेज के अनुसार होना चाहिए। भाई अब मैं कॉमर्स पढ़ा सकता हूं तो मैं वही पढ़ा सकता हूं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी स्किल ही नहीं है उस सब्जेक्ट में। सिंपल सी बात है या नहीं है बेटा? तो वर्कर्स की ट्रेनिंग इसेंशियल है, सिलेक्शन भी इसेंशियल है, साइंटिफिकली होना चाहिए, और काम वो मिलना चाहिए जो उसके लिए बेस्ट है। जब ऐसा होगा ना तो हर इंसान अपना बेस्ट देगा और अपनी फील्ड में आगे बढ़ेगा, उससे होगा प्रॉपर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। चार चीजें समझ में आई। सबसे पहला साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, चौथा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत सही सर, बहुत सही सर, चार ही प्रिंसिपल थे और क्या। अब क्या शुरू होंगी? टेलर की टेक्निक्स। ठीक है सर, टेक्निक्स में क्या क्या आ जाता है और टेक्निक का मतलब क्या है? आओ सबसे पहले तो यही बताता हूं, प्रिंसिपल और टेक्निक में क्या होता है। भाई कैश फ्लो इतना मस्त पढ़ाया है ना आज मैंने, दिल खुश हो जाता है कभी कभी मेरा भी कि मजा आ गया सर। तुम्हें भी मजा आ जाएगा, बस वीडियो चली जाए। भाई वीडियो अभी तक प्रोसेस ही हो रही है, एक तो पता नहीं यूट्यूब का क्या ग्लिच है बच्चों, वीडियो अपलोड कर दो 2-2 घंटे प्रोसेस ही होती रहती है भाई। या तो पिछले दिन करनी पड़ेगी। अब आज से काम करूंगा, कल संडे है ना, कल ही सारा का सारा शूटिंग निपटा के, मेरी शूटिंग तो होती रहती है बीच बीच में, लेकिन क्या होता है कभी पीपीटी बदलने का मन कर जाता है, कभी कुछ और नया पॉइंट मिल जाता है, फिर मैं उसको पूरा रीशूट करता हूँ कि नहीं यार ये पॉइंट रह गया था, दोबारा बनाता हूँ और बढ़िया बनाता हूँ। तो एक वीडियो तुम्हारे तक आती है ना, उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो तुम्हें पता नहीं चलती, लेकिन होती बहुत कुछ है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, अभी हो ही रहा है प्रोसेस, हो सकता है बिजनेस और अकाउंट्स एक साथ ही आ जाएगा। प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक। सर ये प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक क्या होता है? व्हाट इज दिस प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक? देखो बच्चों, प्रिंसिपल्स जो है ना वो गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस मतलब क्या करना है, ये प्रिंसिपल बताता है। टेक्निक बताता है कैसे करना है, कैसे करना है। अब टेलर ने ये तो बताया कि सब साइंटिफिकली करो, लेकिन साइंटिफिकली कैसे करो उसको सिखाओ तो हमको, तो वो टेक्निक्स में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहली टेलर की टेक्निक आ रही है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। सर व्हाट इज दिस फंक्शनल फॉरमैनशिप? देखो फॉरमैन कौन होता है? फॉरमैन होता है जो लोअर लेवल पे काम करता है, उसको कैसे फंक्शन करना चाहिए ये यहां पे टेलर ने सजेस्ट करा। क्या कहना है टेलर जी का? टेलर जी का ये कहना है बेटा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अलग अलग डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। अगर एक ही डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग भी कर रहा है और एग्जीक्यूशन भी कर रहा है तो वो ओवरबर्डन्ड है। आप प्लानिंग वालों को सिर्फ प्लानिंग वालों में छोड़ो कि भाई तू सोच क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं, क्या प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, मार्केट का स्टडी कर, देख क्या हो रहा है, रूल्स बना, चीजें देख। वो प्लानिंग का काम है। एग्जीक्यूशन का काम है कि जो प्लान हुआ उसको एग्जीक्यूट कराना। अब वो किस बेस्ट वे में कर सकते हैं तुम्हारा काम है, तुम सोचो, आइडिया लगाओ कैसे करना है, वो सब देखो। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी सबसे पहले 2 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, एक प्लानिंग के लिए एक प्रोडक्शन के लिए। फिर प्लानिंग में 4 लोग सजेस्ट करे टेलर ने कि 4 लोग होने चाहिए। ऐसे ही प्रोडक्शन में 4 लोग सजेस्ट करे, तो वो क्या है आओ मैं तुमको बताता हूं।
सबसे पहले टेलर ने ये बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग सबसे पहले तो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। कैसे? प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, एग्जीक्यूशन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। अब इस डिपार्टमेंट का एक प्लानिंग इंचार्ज होगा, प्लानिंग इंचार्ज, एक प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, और इसके अंडर 4 लोग काम करेंगे। ऐसे ही इसके अंडर भी 4 लोग काम करेंगे, यानी मेनली इस डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं और इस डिपार्टमेंट में भी 4 लोग हैं, ठीक है। वो कौन कौन 4 लोग हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले जो यहां पे आएगा वो है हमारे पास डिसिप्लिनरियन, डिसिप्लिनरियन। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उसके बाद रूट क्लर्क, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यानी कि 4 लोग बताए, ठीक है। कौन कौन से 4 लोग? डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन से आया ये, डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, उसके बाद रूट क्लर्क, उसके बाद टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। ये कौन है मैं अभी समझाता हूं। फिर इधर भी 4 हैं, कौन कौन से? स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस। स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस और गैंग बॉस। इसका मेमोरी टेक्निक है बेटा डर्टी सरजी, डर्टी सरजी। अब देखो सरजी में तो SIRG, डर्टी में DIRT। ये वाई वैसी फालतू मैंने जोड़ा है ताकि ये कुछ बन जाए, ठीक है। वो हो गई भाई, वीडियो हो गई बच्चों, वीडियो हो गई है प्रोसेस। 1 मिनट दो, मैं इसको पब्लिक कर दूं, इसको पब्लिक कर दूं ताकि बच्चों तक पहुंच जाए। क्या टाइम हो रहा है? 2:43 हो रहे हैं। चलो 2:45 पे डालेंगे, 2:43 नहीं 2:45 पे डालेंगे, अभी पब्लिक कर देंगे। शुक्रिया यूट्यूब, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद प्रभु, आप प्रोसेस हो गए। हाँ इतनी देर लगा रहा था। देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये सब, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ये सब। अब देखो इनका काम है प्लानिंग करना, ठीक है। तो प्लानिंग सबसे पहले डिसिप्लिनरियन क्या प्लान करेगा कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हो, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, कितनी पावर्स होनी चाहिए। बेसिकली डिसिप्लिन बना के रखना, डिसिप्लिन के नियम कायदे कानून ये बताएगा, ठीक है। फिर होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब होता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ऐसे करो, काम को लेके इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन देने का काम इसका है। रूट क्लर्क का काम है रास्ता दिखाना, राह दिखाना। भाई कोई कहीं पे अटक गया है, कोई केओस है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो रूट क्लर्क बताएगा, स्टेप्स बताएगा कि कैसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। ये रूट क्लर्क का काम है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताएगा कितने समय में काम होना चाहिए, कितने कॉस्ट में काम होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी मेंटेन करने का काम इसका है कि समय में भी ये काम करेगा, ये बताएगा कि कितना टाइम लगना चाहिए। जैसे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हूं, मैंने बोला कि भैया GNG 31 डेज में हम सारे 7 के 7 सब्जेक्ट्स करा देंगे, तो टाइम हो गया। और उसकी कॉस्टिंग भी करी कि भैया जितनी टीम लगी हुई है उन सबकी सैलरीज निकालना, उन सबका खर्चा निकालना, सब बनाने में जो स्टूडियो के चार्जेस आएंगे वो सारी चीजें, उसकी कॉस्टिंग भी करी। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है या नहीं है? तो 4 लोग तो प्लानिंग करेंगे, डिसिप्लिनरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब जो स्पीड बॉस है ये मेक श्योर करता है कि जितने भी रिसोर्सेज चाहिए काम को पूरे करने के लिए वो अवेलेबल हो, तो स्पीडीली काम हो, स्पीड से काम हो, काम रुकना नहीं चाहिए, वो स्पीड बॉस का काम है। इंस्पेक्टर का क्या काम है? क्वालिटी इंस्पेक्शन करना, ये देखना कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। उसके बाद रिपेयर बॉस का क्या काम है? अगर कोई मशीन खराब हो गई, कुछ खराब हो गया तो उसका रिपेयर कराना इसका काम है। गैंग बॉस का क्या काम है? ये बेटा ओवरऑल रिसोर्सेज लेके आएगा, ये पूरी गैंग का बॉस है, सारे रिसोर्सेज ये अरेंज करा के देगा। तो हमारे पास ये 4 लोग तो क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे,
और 4 लोग प्रोडक्शन करेंगे। स्पीड बॉस स्पीडली काम करेगा, फटाफट से करवाएगा। इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा कि ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। रिपेयर बॉस अगर कोई मशीन खराब है तो फटाफट रिपेयर कराएगा। और गैंग बॉस सभी के लिए रिसोर्सेज अरेंज करेगा। लाओ भाई पब्लिक कर दूं फटाफट से वीडियो। 245 हो गए। हाँ सर फिर पढ़ा देना, बिजनेस स्टडीज तो चल ही रहा है। ये कर देते हैं हम पब्लिक। अब बच्चे कमेंट करेंगे सर वीडियो आपका आज लेट आया। भाई मैं क्या करूं बताओ, यूट्यूब जो है वो बहुत ख़राब है, साथ नहीं दे रहा। तुम सबके पास नोटिफिकेशन आएगा लेकिन तुम बिजनेस की वीडियो बाद में देखोगे, तुमको पता चलेगा कि मैंने यहाँ से बटन दबाया, बट कोई नहीं, तुम्हें पता चल रहा है। क्या बढ़िया चीज़ बन गई ना कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, साथ साथ यहाँ से बटन भी दबा दिया, लैपटॉप की रोशनी भी आ रही होगी यहाँ पे। बंद कर दूँ इसको, अब तो वीडियो पब्लिक हो गई। लो भाई बंद हो गया, रोशनी भी खत्म। चलो क्लियर हो गया। चलो भाई तुम जब बिजनेस की वीडियो देखोगे तो तुमको लगेगा अरे अच्छा ऐसे आई अकाउंट्स की वीडियो आज। हाँ देखो जरा, ये लो देखो क्या बोल रहा है बच्चों। टेलर सजेस्टेड दैट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। कौन कौन से? प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग। एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग। वर्कर्स को प्लानिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। ठीक है, 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स बताए टेलर ने। प्लानिंग के अंदर कौन कौन से हो गए हमारे पास, देखो जरा। DIRT वही डर्टी हो गया। डिसिप्लिनरियन, इसका क्या काम है? परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक वे। क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, यानी प्रॉपर नियम बनाना इसका काम है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क फॉर गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन, सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस ये देंगे। ठीक है, उसके बाद रूट क्लर्क ये बताएगा कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या हैं जो आप फॉलो करोगे मैकेनिकल के लिए, मैनुअल जॉब्स के लिए, तो पहले क्या बाद में क्या, रूट ये बताएगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का क्या काम है? टाइम फिक्स करना और खर्चा फिक्स करना, कॉस्ट शीट बनाना कि हर चीज का कितना खर्चा आ रहा है। तो ये 4 बॉस का काम है बेटा प्लानिंग करना। फिर प्रोडक्शन में कौन कौन आ जाएंगे? सर जी स्पीड बॉस ताकि टाइम से पूरा हो, इंस्पेक्टर क्वालिटी कंट्रोल करेगा, उसके बाद रिपेयर बॉस अगर मशीन टूल्स खराब है तो ठीक कराएगा, गैंग बॉस सारी मशीन टूल्स रिसोर्सेज अरेंज करके देगा। ये सब बच्चों यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो टेलर ने ये बोला कि अगर ये सारे अपना काम अच्छे से करेंगे, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देंगे तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये कौन सा टेक्निक है? पहला फंक्शनल फॉरमैनशिप। बढ़िया सर। इसके बाद आ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ये बहुत आसान है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब टेलर ने ये बोला बेटा कि अगर आपको अच्छा काम कराना है ना तो आप पहले एक स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर, डिजाइन वो सब फिक्स कर लो, फिर वर्कर्स को अकॉर्डिंगली ट्रेन करो। अब वर्कर को वही चीज हर बार बनानी है तो वो इतने अच्छे से उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपका उसमें कॉस्ट भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, आप फटाफट सब कर पाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि भैया अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो आपका बिकता ही नहीं है उसे बनाना छोड़ दो। अननेसेसरी वैरायटी मत रखो अपने पास, सिर्फ वो रखो जो नेसेसरी है, सिर्फ वो रखो जो यूजफुल है, जो अननेसेसरी है उसको छोड़ दो। तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। इस्टेब्लिश करो, क्या इस्टेब्लिश करो? फिक्स स्टैंडर्ड्स। फिक्स स्टैंडर्ड्स मतलब अब भाई आप रिमोट में सेल डलता है, रिमोट यहीं कहीं रखा था, हाँ देखो ये मेरा रिमोट है, इसके अंदर सेल डलता है, हर रिमोट में उसी साइज का सेल डलता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड है। मैगी आप देखोगे सालों से मसाले में 1 पैसे का भी स्वाद में फर्क नहीं है, वैसे का वैसा ही है मसाला। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड है, उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन बोलता है स्टैंडर्ड फिक्स करो हर एक्टिविटी में। मेथड क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, मशीन क्या होना चाहिए, टाइम कितना लगना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सब फिक्स्ड कर दो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल को फिक्स करो, प्रिसाइज स्टेप्स को फिक्स करो, फिर देखो गलती हो ही नहीं सकती, प्रोडक्ट एकदम बढ़िया तरीके से असेंबल होगा, है ना। तो कई बार इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स भी होता है ना कि भाई सी टाइप सब में लग जाता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन है, हाँ या ना। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? एलिमिनेट कर दो। क्या एलिमिनेट कर दो? अननेसेसरी टाइप ऑफ गुड्स, अननेसेसरी साइज ऑफ गुड्स, अननेसेसरी ग्रेड ऑफ गुड्स, अननेसेसरी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जो तुम्हारा नहीं बिकता ना उसे हटाओ भाई, क्यों अननेसेसरी चीजों पे खर्चा करते हो। अ कंपनी रिड्यूसिंग इट्स प्रोडक्ट्स रेंज टू फोकस ऑन पॉपुलर आइटम्स, उस पे फोकस करो जो पॉपुलर, कॉस्ट कम आएगा, इंप्रूव होगा ओवरऑल डिलीवरी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आ गया बच्चों हमारे पास वर्क स्टडी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं?
वर्क स्टडी पढ़ने वाले हैं बेटा, यानी कि काम को करने का बेस्ट तरीका। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में बोला ना कि काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, यानी काम को करने का बेस्ट तरीका अगर चाहिए तो 4 स्टडी करो। वर्क स्टडी में हमें 4 स्टडी पढ़ाई गई हैं। कौन कौन सी? मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। ठीक है, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। 1 बाय 1 सब पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेथड की बात करता हूं। बच्चों, टेलर ने बोला कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड है, और वो बेस्ट मेथड आपको विद टाइम ही समझ में आएगा। जैसे जैसे आप चीजें करोगे, ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, चीजों को बेहतर बनाओगे, तो आपके लिए वो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? जैसे ये जीएनजी है, जीएनजी सीरीज पे मैंने बढ़िया तरीके से मेथड स्टडी कर लिया, 3रा साल हो गया। उससे पहले मैं ये 60 डेज में कराता था, फिर मैं उसको और कम कर दिया। लास्ट ईयर तक तो 21 डेज में कराया, बट सब्जेक्ट सिर्फ 3 थे, इस बार सब्जेक्ट 7 है। तो मैं इस बार ट्राई कर रहा हूं कि हम 7 सब्जेक्ट क्या 31 डेज में करा सकते हैं। तो मेथड स्टडी में क्या है कि मुझे पता चल गया एक्सपीरियंस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ कि इस काम को करने का ये बेस्ट मेथड है। कितना कराना है, कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, कैसे बोर्ड में मैच होते हैं, जो मैं बोलता हूं वही आता है, कैसे? क्योंकि मुझे बेस्ट मेथड पता चल गया कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द टास्क। तो टेलर ने बोला आप साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, साइंटिफिक टेक्निक लगाओ, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, बेस्ट मेथड तक पहुंचो। इसको बोलते हैं मेथड स्टडी। उसके बाद होता है बच्चों मोशन स्टडी। मोशन का मतलब यहां पे मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब कि मेरा वर्कर फैक्ट्री में कितनी बार इधर उधर फालतू भाई उठता है, बैठता है, कितनी बार इधर बात करने जाता है, कितनी बार उधर टूल ढूंढने जाता है, फालतू चलता है। फालतू चलता है तो एनर्जी वेस्ट होती है, प्रोडक्टिविटी खराब होती है, कम काम करता है। तो मैं उसे कैसे सुधारूं? मैं फैक्ट्री में वर्कर्स को ऑब्जर्व करूंगा। मैं क्या करूंगा? ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा इसके मूवमेंट में से कितने प्रोडक्टिव मूवमेंट है और कितने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। अब भाई मूवमेंट तो प्रोडक्टिव भी होगा ना, कि भाई इधर से उधर जा रहा है, लेकिन वो काम की चीज है, वो मेरे काम का है। कुछ फालतू होगा तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और इसको चलने देंगे। तो जितने भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसे खत्म कर दो। भाई उसको टूल उठाने के लिए उतनी दूर जाना पड़ता है, तुम टूल किट यहीं रखवा दो, ठीक है या नहीं? अब ये पेन उठाने के लिए अगर मुझे बार बार दूर जाना पड़ेगा, चलो 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 पेन लेने चले, चलो वापस आ जाओ, पेन आ गया, क्लास हो गई, चलो वापस रखने चले। नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। पेन यहीं रखा हुआ है, पेन ड्राइव यहीं रखी हुई है, लैपटॉप यहीं रखा हुआ है, अननेसेसरी मूवमेंट है ही नहीं, कम समय में ज्यादा काम। इसको बोलते हैं मोशन स्टडी। ठीक है। टाइम स्टडी क्या होता है? टाइम स्टडी होता है कि भाई काम करने में कितना समय लगेगा, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, वो टाइम स्टडी है। हमने जीएनजी में 31 डेज ही क्यों रखा और हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि हम 30 डेज में करा देंगे? हमने टाइम स्टडी करा हुआ है, हमें पता है एक यूनिट में कितना समय लगेगा, किस पे ज्यादा टाइम लगाना है, किस पे कम टाइम लगाना है। वी नो वेरी वेल, दिस इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में आपको देखना है कि बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए और कितने वर्कर्स लगते हैं इस चीज को कंप्लीट करने में, है ना? ये सब टाइम स्टडी में आता है बेटा। ठीक है, तो बेस्ट मेथड ढूंढ लिया, मोशंस देख लिए, समय देख लिया, नंबर ऑफ वर्कर्स देख लिए। अब वर्कर्स थकेंगे भी यार, काम करेंगे तो थकेंगे भी, तो उनको रेस्ट भी देना पड़ेगा। तो रेस्ट की स्टडी करो। सर रेस्ट की स्टडी में क्या करना है? सबसे पहले वर्कर को कितनी देर के बाद रेस्ट दूं, कितनी देर के बाद, कितनी देर के बाद। मैंने बोला चलो ठीक है, हर 4 घंटे बाद ब्रेक दे दिया करूंगा। सपोज 12 घंटे वो काम करते हैं तो हर 4 घंटे बाद हम ब्रेक देंगे। पहली चीज ये एक स्टडी है कि 2 घंटे बाद दूं, 3 घंटे बाद दूं, 4 घंटे बाद दूं। उसके बाद कितनी बार? भाई मैंने बोला 4 घंटे बाद ब्रेक देंगे और दिन में 2 बार, कि पहले 4 घंटे कंप्लीट करो ब्रेक, फिर अगले 4 घंटे कंप्लीट करो ब्रेक। ये हो गया कितनी बार। ऐसा भी हो सकता था कि 6 घंटे बाद ब्रेक देंगे, एक ही बार हो जाएगा बस वो, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट है। तो कितनी देर के बाद? 6 घंटे बाद। कितनी बार? एक बार। उसके बाद कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए। वो ब्रेक कितनी देर का होगा? 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, कितनी देर का ब्रेक होगा वो। तो ये 3 स्टडी जब कर लेंगे ना, इसमें हम देखते हैं वर्कर कितनी देर में थक रहा है, फिर अगर मैं उसको रेस्ट देता हूं तो कितनी देर में वो एनर्जेटिक फील कर रहा है। ये सारी स्टडी फटीग स्टडी में होती है। तो जब हम ये चारों स्टडी कर लेते हैं ना बेटा,
तो मेरा काम तो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा ना यार, वर्कर प्रोडक्टिव हो जाएगा। वो हमें पढ़ाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हाँ सर। देखो यहां पे क्या है, मेथड स्टडी अ की पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन। किस चीज का? वर्क मेथड्स का, कि काम कैसे चल रहा है ना, काम कैसे चल रहा है, किस मेथड को हम यूज करते हैं, उससे क्या इजी मेथड कोई डेवलप कर सकते हैं, क्या हम ज्यादा इफेक्टिव मेथड ढूंढ सकते हैं, क्या हम कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले कुछ और हो सकता है काम करता था, लेकिन अभी कुछ और बेटर हो सकता है। तो वो जो वन बेस्ट मेथड है ना, उसको ढूंढना है। टू परफॉर्म अ जॉब बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स, काम में अननेसेसरी कोई स्टेप ना हो, फटीग कम हो, थके कम वर्कर, और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े, राइट। जैसे फोर्ड मोटर कंपनी का एग्जांपल दे रहा है, यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली। उन्होंने मेथड स्टडी को बहुत सक्सेसफुली अडेप्ट कर लिया था कि एक गाड़ी को असेंबल करने के लिए क्या बेस्ट मेथड है, उनको मिल गया था। फॉर डिजाइनिंग अ कार असेंबली लाइन प्रोडक्शन वुड इन्वॉल्व डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, पहले कितने ऑपरेशंस होने चाहिए, प्लेस फॉर वर्कर्स, मटेरियल, मशीन, सब मेथड स्टडी में उन्होंने लिख लिया था। ठीक है। अब मेथड के बाद क्या आता है हमारे पास? मोशन। मोशन में क्या होगा देखो, सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, लिफ्टिंग, सिटिंग, कितनी बार वो मशीन उठा रहा है, कितनी बार बैठ रहा है, उठ रहा है, इस मोशंस को स्टडी करना। ठीक है, टू परफॉर्म अ टास्क। और जो भी अननेसेसरी है उसको हटा दो। मोस्ट एफिशिएंट सीक्वेंस ढूंढो, उससे कम थकेगा, ज्यादा काम करेगा। टाइम स्टडी में क्या करना है, कितना समय लग रहा है वर्कर को, रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू परफॉर्म अ टास्क, एमिंग टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड टाइम, कितने समय में होना चाहिए, देयर बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उसके बाद फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में क्या होता है बच्चों? आइडियल फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट ब्रेक्स, कितनी देर के बाद, कितनी देर के लिए, दिन में कितनी बार रेस्ट ब्रेक्स होनी चाहिए, ताकि फिजिकली मेंटली थके ना वर्कर, उसकी एफिशिएंसी चलती रहे और प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे। बढ़िया। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है? हर वर्कर को अलग अलग सैलरी मिलनी चाहिए, अलग अलग वेजेस मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर प्रोडक्टिविटी। ज्यादा काम तो ज्यादा पैसा, कम काम तो कम पैसा। इसमें बोलता है आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कर लो। सपोज मैंने बोला कि भाई स्टैंडर्ड आउटपुट है 50 यूनिट्स। अगर आप 50 यूनिट्स बना लेते हो तो आपको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप 50 से ज्यादा बनाते हो, 50 से ज्यादा, मोर देन 50, तो आपको 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसा मिलेगा। अब एक चिंटू है, एक चिंटी है। चिंटू ने लेट सपोज 40 यूनिट बनाई और चिंटी ने लेट सपोज 60 यूनिट बना दी। भाई दोनों अलग अलग वर्कर्स हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी है। चिंटू ने 40 यूनिट बनाई, चिंटी ने 60 बना दी। चिंटू को पैसा मिलेगा 10 रुपए के हिसाब से 400। चिंटी को पैसा मिलेगा 12 रुपए के हिसाब से। चिंटी को पैसा के हिसाब से मिलेगा 12 रुपए के हिसाब से, तो 12 into 6 72, 720। देखो फर्क, देखो कितना ज्यादा अमाउंट में फर्क आ गया। ऑलमोस्ट डबल के करीब जा रही है, जबकि यूनिट्स डबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिव वर्कर को ज्यादा इंसेंटिव दिया हुआ है, ज्यादा बेनिफिट दिए हुए हैं, और कम प्रोडक्टिव वर्कर को कम इंसेंटिव। तो अगली बार ये मोटिवेटेड रहेगा कि कम से कम 50 तो बनानी है। चिंटी मोटिवेटेड रहेगी और ज्यादा बनाऊंगी ताकि पैसा और ज्यादा बने, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी ना वर्कर्स की। देखो क्या बोल रहा है, अ कोर टेक्निक ऑफ टेलर्स पेज वर्कर्स डिफरेंट पीस रेट्स, अलग अलग पैसा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाई रेट फॉर अबव स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, अगर अबव स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा तो ज्यादा, एंड लो रेट फॉर बिलो स्टैंडर्ड, उससे कम होगा तो कम। एमिंग टू हेविली रिवॉर्ड एफिशिएंसी, ज्यादा काम करोगे तो एफिशिएंसी के लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और पीनलाइज इनएफिशिएंसी, कम काम करोगे तो आपको फिर पैसा कम मिलेगा, राइट। तो लोग कम से कम स्टैंडर्ड तो बनाना चाहेंगे ही, राइट। उसके बाद मेंटल रेवोल्यूशन, कुछ नहीं है बेटा, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब थॉट प्रोसेस चेंज करना, माइंडसेट चेंज करना। कंप्लीट शिफ्ट इन एटीट्यूड बाय बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स म्यूचुअल कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम मिलजुल के काम करेंगे। ये मेंटल रेवोल्यूशन में आया। इसी के साथ टेलर का कार्यक्रम समाप्त।
और हमारा चैप्टर भी समाप्त। आपकी बुक्स में बच्चों एक छोटा छोटा टेलर और फेयोल के बारे में ना छोटी छोटी हिस्ट्री दी हुई होगी, कब जन्म हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, कौन इंजीनियर, कौन सी फैक्ट्री में काम किया, कौन सी बुक लिखी, वो एक बार आप रीड जरूर कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना जरूर है। तो दो होमवर्क है, एक तो टेलर और फेयोल की हिस्ट्री वो आपको पता होनी चाहिए, बस रीड करना, रीड ओनली है। दूसरा एक डिफरेंस दिया हो सकता है टेलर और फेयोल का आपकी बुक्स में, जो भी बुक आपके पास है सब में दिया होता है, वो भी एक बार रीड कर लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है जो सब हमने पढ़ा। ठीक है, दिस इज इट, हमारा डे 2 खत्म, फॉर डे 2 नहीं डे 3 फॉर बिजनेस स्टडीज ओवर। कल संडे है, रिवीजन कर लो दोनों चैप्टर्स का, याद कर लो दोनों चैप्टर्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे, डे 4 पे, मंडे पे चैप्टर 3 कराऊंगा तुम्हें मस्त तरीके से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बस ये वीडियो प्रोसेस हो जाए फटाफट से, नहीं तो ये भी लेट हो जाएगी। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।